तो नाउ स्टार्ट वेपर प्रेशर ऑफ, हेडिंग डालो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी दो लिक्विड को जब मिला दिया जाए तो वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसमें हम यूज करेंगे रॉट लॉ, और हम यूज करेंगे इसमें डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, रॉट लॉ, और हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ। तो इसको अच्छे से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया, चलो मान लेते हैं कि हमने बेंजीन ले लिया या टोलिन ले लिया, बेंजीन और टोलिन को हमने मिला दिया। तो हम कोई लिक्विड का नाम नहीं लिख रहे हैं, ये मान लो हमने लिया लिक्विड 1, लिक्विड 1, तो कोई एक लिक्विड है और इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में यहां P01 मैं लिख दे रहा हूं लिक्विड 1 को। तो P01 क्या है, तो दिस वन इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। यहां तक बात क्लियर हो गई। लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर। अब हम एक कंटेनर में दूसरा लिक्विड लेते हैं, एक कंटेनर में हम दूसरा लिक्विड लेते हैं, दिस वन इज लिक्विड नंबर 2। इससे पहले हम जो दोनों पढ़े थे वो एक वोलेटाइल था और एक नॉन वोलेटाइल था। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं कि बोथ आर वोलेटाइल, यानी दोनों उड़ने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर दोनों उड़ने वाला है तो ऐसा नहीं कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, नहीं, एक से ज्यादा आएगा दूसरे से कम आएगा। जैसे मान लो दो को मिलाओ और एक का वेपर प्रेशर 80 है और एक का वेपर प्रेशर 100 है और दोनों को मिला दो, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों के बीच में आएगा, यानी 90, 95। यानी ऐसा नहीं होगा कि इससे बढ़ जाएगा। ये चीज जब हम न्यूमेरिकल्स देंगे तो ये चीज तुम ऑब्जर्व करना, यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इसमें भी डिक्रीज होता है आइडियल के लिए। तो यहां पर हमने लिक्विड 2 लिया, दिस वन इज लिक्विड 2, और यहां इसका वेपर प्रेशर बना जिसको हम बोलेंगे P02, दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। अब दोनों को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद एक हमें सॉल्यूशन मिला, यानी कंटेनर 1 को और कंटेनर 2 को हमने मिला दिया, 1 को और 2 को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमें एक यहां पर सॉल्यूशन मिला। हमने दोनों लिक्विड को ऐड कर दिया। मैं 2 कलर इसमें फिलअप कर दिया, एक के लिक्विड 1 है और एक लिक्विड 2 है, दोनों मिक्स हो गए आपस में। तो ये हो गया लिक्विड 1 और इसमें लिक्विड 2, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को हमने मिक्स कर दिया। अब ध्यान देना, हमारे को टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि यहां पर वेपर प्रेशर जो बनेगा, अब ध्यान देना यहां वेपर प्रेशर, फिर मैं यहां 2 कलर डाल रहा हूं, यहां जो वेपर प्रेशर बनेगा वो लिक्विड 1 का ही बनेगा और लिक्विड 2 का ही बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लिखेंगे PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर।
एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, लिक्विड 1 का ही वेपर बनेगा और लिक्विड 2 का ही वेपर बनेगा, यानी दोनों का हम वेपर बना रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो इससे पहला वाला याद करो, एक वोलेटाइल था और एक नॉन वोलेटाइल था, तो तुम कैसे निकालते थे? जो वोलेटाइल था उसका प्योर फॉर्म लेते थे, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और उसका मोल फ्रैक्शन लेते थे, इससे पहले सिखाया था जो। तो यहां पर हम लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर फॉर्म, यानी लिक्विड 1 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू इसका हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, मैं केवल 1 लिख रहा हूं। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन जो लिया जाता है वो सॉल्यूशन का लिया जाता है। मैं बार बार इस चीज को डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि एक वेपर पे मोल फ्रैक्शन इधर भी होता है। तो याद रखना, सॉल्यूशन में जो होता है लिक्विड, उसका मोल फ्रैक्शन लिया जाता है। इस बात पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि हम बाद में एक मोल फ्रैक्शन इधर भी आता है। प्लस ये तो हमने क्या निकाल दिया, लिक्विड 1 के द्वारा, याद करो इससे पहले जो पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, केवल यही लिखता था मैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 और इनटू प्योर फॉर्म, क्योंकि दूसरा वाला उड़ने वाला था नहीं, इसलिए हम लिखते नहीं थे। लेकिन यहां दूसरा उड़ने वाला भी है, तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इनटू हम लिखेंगे लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन, लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन, ये हमने निकाल दिया और दोनों को हमने ऐड कर दिया। उसमें हम नहीं ऐड करते थे क्योंकि वो जीरो होता था, वो वेपर प्रेशर नहीं बनाता था। अब इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक लिख लेते हैं, PS इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला टर्मिनोलॉजी याद रखना अच्छे से। तो यहाँ P01 प्योर फॉर्म में नॉट लिखा जाता है 1, मोल फ्रैक्शन XA, फिर से बोल रहा हूं कि X1 ये सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है, प्लस प्योर लिक्विड B या 2 और इसका मोल फ्रैक्शन 2 सॉल्यूशन का, ये हो गया। क्या ये सबको समझ में आया? इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि X1 प्लस X2 यानी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि दो कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहां तुम X1 के टर्म में लिखना चाहते हो तो लिख दो, X2 के टर्म में लिखना चाहते हो तो लिख दो। चलो मैं X1 के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो X2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 माइनस X1। तो X2 को हम इलिमिनेट कर देते हैं, यही हमारा हो गया। मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूं कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो PS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? P0 X1 प्लस, और यहां क्या लिख सकते हैं? P0 2 और X2 के बदले क्या लिख देंगे? 1 माइनस X1। ये हो गया है हमारा, लेकिन मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। ये करने की तुम्हें कोई नीड नहीं है, हालांकि नीट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मैं वो क्वेश्चन दूंगा भी तुम्हें, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना है तो इस दोनों में कॉमन निकाल दो। तो P0 2 प्लस कॉमन इसको निकालोगे क्या निकलेगा? X1 P0 1 माइनस P0 2। इसको याद नहीं करना है, ठीक है। ये तुम्हें मैं रास्ता बताया कि इस रास्ते से तुम जा सकते हो। तुम्हें इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे बनेगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का लिया जाता है, वो मैं बताऊंगा आगे। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का यहाँ पर आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तुम बस इतना याद रखना कि सर ने बोला था कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन लेना है, ठीक है।
क्यों लेना है वो हम आगे बात करेंगे। बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट इस? चलो अब आगे बात करते हैं। अब इसी में ये हो गया है, इतना ही है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी और समझते हैं। इतना ही है हमारा, मतलब पार्ट 2 इतना ही है। लेकिन पार्ट 2 इतना कहने से केवल काम नहीं चलने वाला है। ये लिख लियोगे, मैं हटा रहा हूं। अब ध्यान देना आगे, थोड़ा सा हम बातें इसमें करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम स्टेट ऑफ मैटर को लाते हैं। अच्छा, ये सब लिखने को हम क्या बोलेंगे? रॉट लॉ। लेकिन इसमें डाल्टन्स लॉ भी है, तो हम स्टेट ऑफ मैटर को लाएंगे बीच में। इसीलिए बोल रहा हूं कि अब थोड़ा सा और केयर करना इस पे। ये तो बात समझ में आ गया होगा ये वाला। चलो अब ध्यान देना इस बात पे। थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सोचो। अगर मान लो हमने तुम्हें स्टेट ऑफ मैटर में सिखाया था डाल्टन्स लॉ, हमने बोला था कि मान लो इसके अंदर दो गैस है, गैस 1 और गैस 2। तो गैस 1 का जो अपना प्रेशर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, किस नाम से जानेंगे? गैस 1 का जो इसके अंदर अपना प्रेशर होगा उसको किस नाम से जानेंगे? पार्शियल प्रेशर के नाम से जानेंगे, बिल्कुल सही। और गैस 2 का जो अपना प्रेशर होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? पार्शियल प्रेशर के नाम से जानेंगे। जानेंगे ना? चलो अब ध्यान देना आगे। अब तुम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिए, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब स्टेट ऑफ मैटर में एंट्री मारो। अब तुम कंटेनर को यहां से कट कर दो, यहीं से समझना। कंटेनर को कट कर दो तो ये जो पार्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए वो एक स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन हो जाएगा। इस पार्ट को, कंटेनर को मान लो हमने कट कर दिया, लिक्विड वाला पार्ट को, और समझने के लिए बता रहा हूं। और ये हमारा एक पार्ट हो गया स्टेट ऑफ मैटर का, जिसमें कि लिक्विड 1 का भी वेपर है L1 मैं लिख रहा हूं, या लिक्विड 1, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। दोनों का वेपर प्रेशर है। अच्छा, दोनों गैसियस फॉर्म में है। अब तुम लिक्विड के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम अब लिक्विड के बारे में सोचना छोड़ दो, स्टेट ऑफ मैटर में एंट्री मारो। लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है, यानी गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर है। इस वेपर प्रेशर जो लिक्विड 1 का, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 बोलेंगे ना, इसका अपना जो प्रेशर होगा, और इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं इसीलिए टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें समझ में आ जाएगी तो हम कैसा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 कैसे निकाला जाए? तो हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1,
यानी लिक्विड 1 का पार्शियल प्रेशर यहां पर कितना कैसे निकाला था हमने, तो इसका प्योर फॉर्म और इसका मोल फ्रैक्शन, यानी ये टर्म कुछ और नहीं है, ये टर्म पार्शियल प्रेशर है किसका, लिक्विड 1 के द्वारा। तो तुमसे क्वेश्चंस में अलग से पूछेगा कि बताओ कि इसमें तुम्हें सॉल्यूशन का नहीं बताना है वेपर प्रेशर, तुम्हें बताना है कि लिक्विड 1 के द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट करवाया गया है, लिक्विड 1 के द्वारा, ये तो सॉल्यूशन का है। तो लिक्विड 1 के द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट करवाया गया है वो निकालने के लिए इसका प्योर फॉर्म और उसका मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन यहां वाला, यानी दिस वन इज पार्शियल प्रेशर। बातें क्लियर हो गया होगा। हमसे अगर पूछेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 निकालो, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो लिक्विड 2 का और इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसका यानी लिक्विड 1 के द्वारा पार्शियल प्रेशर हो गया और ये लिक्विड 2 के द्वारा पार्शियल प्रेशर हो गया। अगर टोटल पूछा होता तो दोनों को हम ऐड कर रहे थे, यानी मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करूंगी कुछ और नहीं है, दिस वन इज पार्शियल प्रेशर। क्योंकि जब क्वेश्चंस में वर्ड लिखता है तो हमें समझ में नहीं आता पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर कुछ और नहीं है, इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन, इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन, दिस वन इज पार्शियल प्रेशर। दोनों को ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का आ जाता है। तो पहले इस टर्मिनोलॉजी को लिखो, तो दिस वन इज नथिंग बट क्या है, दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, अब आगे ध्यान देना, इसको लिखो पहले कि पार्शियल प्रेशर कुछ और नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 के द्वारा है। और ये कैसे निकाला जाता है, P01 x1, और ये कैसे निकाला जाता है, P02 x2। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर टोटल से भी तो निकाल सकते हैं, टोटल दिया ही नहीं हो क्वेश्चन में तो कैसे निकालोगे, मान लो टोटल बाद में निकालना होगा ना, ऐड करोगे तब ना टोटल निकलेगा। नहीं, इसमें हम पी टोटल नहीं लिखते हैं, आप प्योर फॉर्म में लिखते हैं। यही तो डाल्टन्स लॉ में जब सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पी टोटल नहीं लिखते हैं, इसका प्योर फॉर्म में लिखते हैं, यही थोड़ा सा चेंज होता है। दिस वन इज, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ में तुम्हें पढ़ाया था पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पी टोटल के जगह पे हम लेते हैं क्या, पी टोटल के जगह पे हम प्योर फॉर्म वाला लेते हैं। अब ध्यान से समझना आगे, तो ये दोनों का हम वेपर प्रेशर पर्टिकुलर निकाल दिए। अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही लास्ट पार्ट है। मान लो हमने कंटेनर को वहां से कट करके निकाल दिया और यहां पर हमने दोनों कंटेनर को यहां से कट करके निकाल दिया, स्टेट ऑफ मैटर में आ जाओ। तो अगर हमें यहां दोनों गैस है तो यहां मोल फ्रैक्शन x1 होगा और मोल फ्रैक्शन x2 होगा, x डेक्स लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है और एक मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहां लिक्विड 1 वेपर प्रेशर 1 भी है, वेपर प्रेशर लिक्विड 1 भी है और लिक्विड 2 भी है, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा। सॉरी, यहां पर लिक्विड नहीं है, यहां पर वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 भी है और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 भी है, दोनों गैस है, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा, इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा। तो इसीलिए ये जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन वाला होता है और ये जो मोल फ्रैक्शन होता है वो ये भी सॉल्यूशन वाला होता है। और एक मोल फ्रैक्शन यहां होगा जो गैसियस फेज में होगा, गैस हो गया, ये बन गया। अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेट ऑफ मैटर में एंट्री मारते हैं जहां डाल्टन्स लॉ आएगा। तुम्हें याद होगा कि वेपर प्रेशर अगर 1 निकालना होता था, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 कैसे निकालते थे, डाल्टन्स लॉ याद करो,
पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। अब यहां वाला जो मोल फ्रैक्शन लेंगे, डाल्टन्स लॉ हमने लगा दिया, क्योंकि हमने पहले रॉट लॉ पढ़ाया, अब डाल्टन्स लॉ यहां लगा रहे हैं हम। दिस वन इज डाल्टन्स लॉ, क्योंकि डाल्टन्स लॉ दो गैस के बीच में लगाया जाता है, लिक्विड के बीच में नहीं लगाया जाता, लिक्विड के बीच में। अब मुझे ये बताओ कि लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो कहां से हमने निकाला है? तो वो ये वाला है, यानी P01x1। अच्छा, P टोटल के जगह पे क्या आएगा? ये गैस का टोटल प्रेशर कैसे हमने निकाला था, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर, यानी P टोटल कुछ और नहीं है, सॉल्यूशन का ही प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? P टोटल के नाम से जानेंगे। और ये जो मोल फ्रैक्शन है वो कौन सा है? गैसियस फेज वाला मोल फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्यूशन चैप्टर को हमने जोड़ दिया स्टेट ऑफ मैटर से। बाकी क्लास में एक बार मैं समझा दिया, सबको समझ में आ गया था। ये यहां से हमने जोड़ दिया इसको। अब पहले सोच लो, समझ लो आराम से, फिर यही लास्ट था, फिर एक बार बता देते हैं यहां से। पहले सोच लो कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है, देखो कहां कहां चीजें मिस हो रहा है। फॉर्मूले पे नहीं जाना है, टर्मिनोलॉजी को समझना है। हाँ, एक बार फिर से बता दूंगा। फिर पहले तुम लोग इसको एक बार सोचो क्या क्या दिया हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, लेकिन इसको समझो पहले। पहले लिख लो इसको, फिर बताता हूं। राइट डाउन करो सारे। कल तो मुंबई, तुम लोग मैच देख रहे होगे। कल तो मुंबई कम रन बना के जीत गया। मैं सोचा हार जाएगा, इतना कम रन। क्योंकि कल पिछले मैच में 220 बनाए थे, तब लग रहा था वो जीत जाएगा मार मैच। 160-50 बनाने के बाद तो ऐसे हार जाता, फिर भी लेकिन जीत गया।
मुंबई इंडियंस ही बादशाह है आईपीएल का? नहीं, चेन्नई है, मुंबई इंडियंस नहीं है। चलो इसको फिर से बताता हूं, ध्यान देना, इसलिए जो लिखा था उसको हटा दिया। ध्यान से समझना एक बार, इसमें है नहीं कुछ, बस इसको दो टॉपिक को जोड़ना है हमें। हाँ, मैं चेन्नई को सपोर्ट करता हूँ। दो टॉपिक को इसमें जोड़ना है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब पहला पॉइंट दो पार्ट में बताऊंगा। एक पार्ट होगा अपना सॉल्यूशन से रिलेटेड और एक पार्ट होगा अपना सॉल्यूशन और स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड। मतलब पहले हम रॉट लॉ बताते हैं। दो वोलेटाइल को मिलाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दो वोलेटाइल को मिलाओगे तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि लिक्विड वन का प्योर में वेपर प्रेशर और इसका मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन वाला है, प्लस लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन, सॉरी लिक्विड 2 का प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन। मुझे बताओ, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना? ये रॉट लॉ है। सब बताओ जल्दी से, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला? ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो प्रेशर है वो लिक्विड 1 के द्वारा है और ये प्रेशर लिक्विड 2 के द्वारा है, तो दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, और इसको क्या बोलेंगे? पीपी ऑफ लिक्विड 2। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा। यानी हमसे क्वेश्चंस में बोलेगा कि पार्शियल प्रेशर निकालो, जरूरी नहीं कि हमसे हमेशा पीएस ही पूछा जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पीपी निकालो लिक्विड 1 का, केवल ये पार्ट निकालेंगे। हमसे बोलेगा कि पीपी निकालो लिक्विड 2 का, ये पार्ट निकालेंगे। हमसे बोलेगा कि दोनों निकालो, सॉल्यूशन का निकालो, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे को ये बताओ, ये बात क्लियर हो गया ना? तो इसी को हम रॉट लॉ बोलते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बारे में क्लियर हो गया। ये मोल फ्रैक्शन कहाँ का लेना है? सॉल्यूशन वाले का। ठीक है, अब ध्यान देना, स्टेट ऑफ मैटर में एंट्री मार रहे हैं हम, डाल्टन्स लॉ, स्टेट ऑफ मैटर में एंट्री मार रहे हैं। अब जो वेपर बना है उस कंटेनर को तुम काट के लेके आ जाओ घर पे। घर में मत लेके आना, मतलब वैसे बोल रहा हूं, लैब में से घर पे नहीं लाना है। जब तुम कंटेनर को काट के घर पे लाओगे तो यहां पर तुम्हें केवल गैस दिखा। अब तुम सॉलिड से तुम्हारा रिश्ता नाता खत्म हो गया, सॉरी लिक्विड से। अब तुम इस गैस के बारे में सोचो, यहां पी टोटल कितना कहलाएगा? पी टोटल के नाम पे हम पीएस क्या बोल सकते हैं क्या? यानी यहां पर पी टोटल यानी टोटल प्रेशर के नाम पे हम पीएस के नाम से जाना जाएगा क्या? क्या पी टोटल गैस फेज में, यानी हम इसमें पी टोटल स्टेट ऑफ मैटर का टर्म है और पीएस सॉल्यूशन का टर्म है, क्या दोनों को हम सेम बोल सकते हैं क्या? यस और नो? तो हम बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? सॉल्यूशन, अरे इसी से तो ये गैस बना है। जो वेपर यहां से जाएगा वही तो एक कंटेनर को काट के हमने लाया है, यानी जो पी टोटल होगा यहां पर वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, यानी ये वाला होगा। ये होगा या नहीं होगा? अरे मान लो इस घर से धुएं तुम निकाल रहे हो और दूसरे घर में जा रहा है, उस घर को कट कर दो, तो जो इधर से हमने धुआं 10 ml दिया होगा तो 10 ml ही उसके अंदर होगा ना। ये जो पीएस है, यहाँ वाला पीएस यानी दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
और यही जब हम कंटेनर को कट कर देंगे यहां से, और ये जब हमारे लिए सिस्टम गैसियस फेज वाला बन जाएगा, तो यहां पर जो टोटल प्रेशर आएगा पीएस के नाम से जाना जाएगा। यस और नो? जैसे मान लो यहां पर ऐसे समझो, दो लिक्विड है ए और बी, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 है। लिक्विड 1 जो है वो 10 atm प्रेशर क्रिएट किया, मतलब वेपर बना, और लिक्विड 2 20 atm वेपर क्रिएट किया। यानी अगर हम बात करें तो दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस कंटेनर को तुम काट दो यहां से, जब काट के तुम सिस्टम से अलग कर दोगे तो तुम केवल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सोचोगे, तो यहां पर कितना एटीएम है? 30 एटीएम। अब जब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सोचेंगे तो ये 30 एटीएम ये क्या है? पी टोटल के नाम से जाना जाएगा हमारे लिए, टोटल प्रेशर है ये। आई टोटल प्रेशर के नाम पे यहां पर वो किस नाम से जान रहे थे? पीएस के नाम से जान रहे थे। तो जो यहाँ का पीएस था अगर हमने अलग कर दिया तो वो पी टोटल के नाम से जाना जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब स्टेट ऑफ मैटर एंट्री मरवाता है तो हमें दिमाग ही नहीं काम करता है कि ये पी टोटल पीएस पी टोटल कैसे निकालेंगे। तो पी टोटल कुछ और नहीं है, जो तुम सॉल्यूशन से निकाल के लाते हो वही है पी टोटल। यानी यहाँ स्टेट ऑफ मैटर और सॉल्यूशन टॉपिक को जोड़ देता है ऐसे। क्या ये बातें अभी तक क्लियर हुआ? अभी तक किसी को डाउट नहीं है ना? अब यहां ध्यान देना, अब यहां गैस 1 भी है और गैस 2 भी है, यानी लिक्विड 1 का गैस होगा, लिक्विड 2 का गैस होगा। अगर हमें निकालना है पीपी ऑफ गैस 1, मैं लिक्विड 1 का जो गैस बना उसको गैस 1 बोल दे रहा हूं। कैसे लिखेंगे? पी टोटल, ये डाल्टन्स लॉ है, इनटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कौन सा लोगे तुम? तो ये गैस फेज वाला मोल फ्रैक्शन लिया जाता है। क्योंकि लिक्विड से इसका रिश्ता नाता खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं उस समय जो तुम्हें फोकस कर रहा था कि जो तुम ये निकालते हो तो इस समय सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन लिया जाता है, और जब तुम ये निकालोगे तो गैसियस स्टेट का मोल फ्रैक्शन लिया जाएगा, क्योंकि दोनों गैस है ना। अब मुझे बताओ कि पीपी ऑफ, यानी अच्छा पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाएगा गैस 1 का? तो मुझे पार्शियल प्रेशर, क्या यही तो है पार्शियल प्रेशर, है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? तो हम सॉल्यूशन से स्टेट ऑफ मैटर को जोड़ रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 पी टोटल कैसे देखें? तो पी टोटल हमारा पीएस है, अब ये भी बताया, और ये मोल फ्रैक्शन x1 गैस। दिस वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इन सॉल्यूशन फेज और दिस वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इन गैसियस फेज। हम एक ही का निकाल रहे हैं, दूसरे गैस का भी निकाल सकते हो, उसमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी नॉट x2 लिख दो और यहाँ PS लिख दो, यहाँ x-2 लिख दो, हो गया दूसरे का। अब ये तुम्हें मैं टर्मिनोलॉजी बताया, क्वेश्चंस नहीं बताया मैंने। क्वेश्चंस में पूछता है कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकालो गैसियस फेज वाला, वो थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो मैं तुम्हें टर्मिनोलॉजी सिखाया कि देखो कि यहाँ का जो पीएस है वो पी टोटल के नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर निकालते हो उसको पार्शियल प्रेशर के नाम से जाना जाएगा, यानी पी टोटल पीएस बन जाएगा। ये हमने सॉल्यूशन टॉपिक से जोड़ दिया स्टेट ऑफ मैटर को, और पार्शियल प्रेशर को भी जोड़ दिया हमने यहां से। तो पी की जगह पे ये लिख देंगे और पी टोटल की जगह पे ये लिख देंगे, यही जोड़ना स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है।
क्लियर? फिर से बताऊं, बातें क्लियर हो गया सबको? ओके। इसको सोच लो, समझ लो, देख लो। इसीलिए टॉपिक का नाम मैं ऊपर में लिखा हूं, रॉट लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो ये डाल्टन्स लॉ है, ये वाला, ये डाल्टन्स लॉ कहलाएगा, जिसको हम रॉट लॉ से जोड़े हैं। रॉट लॉ में ये वाला यहां से लेके आए हैं और ये वाला यहां से। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनाया जाता है, तो बना देंगे। पहले इस टर्म को समझ लो, फॉर्मूला बना के रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्मोलॉजी जानना। तो ऐसा क्वेश्चन लेवल 3 में मिलेगा। ये तुम्हारा बोर्ड वगैरह में नहीं है, ये वाला पार्ट बोर्ड का नहीं है। ज्वाइकोरे लॉ, रॉट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? रॉट लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर तुम्हें एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ रॉट लॉ इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू प्योर फॉर्म of solvent into mole fraction of solvent in solution phase। स्टेटमेंट लिखवा देंगे लास्ट में, पहले इसको समझ लो। तो हम वेपर प्रेशर निकालने के तरीके को ही रॉट लॉ बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है? हम निकालते थे ना, पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। तो रॉट लॉ इसी को तो बोलते हैं रॉट लॉ। स्टेटमेंट क्या होगा? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, क्या होगा इक्वल टू? इसी को बोलो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज रॉट लॉ। और इसको लिखने को हम बोलते हैं रॉट लॉ। बातें क्लियर हो गया? सोच लो, समझ लो, देख लो। x1 और x डैश में डिफरेंस क्या है? x1 जो है वो सॉल्यूशन में, अच्छा नेक्स्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल से बता देंगे इसका, ठीक है? ये तुम्हें लग रहा है, मुझे इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि x, ये मान लो तुम ऐसे एक सॉल्यूट को मिलाए, दिस वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन ये जो x1 डैश है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं है, दो गैस है, गैस। क्योंकि जब वेपर बन जाता है तो गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो दिस वन इज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। लेकिन जब ये गैस बन गया तो हमारे लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम का चीज खत्म हो गया, गैस 1 और गैस 2 है। तो अब वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई होता नहीं है, ठीक है? तो यहां पर दो गैस है, तो एक गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम एक्स डैश के नाम से जानेंगे। एंड दिस वन इज एक्स डैश मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज, गैसियस फेज। और दिस वन इज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज। क्लियर?
चलो ओके, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।